जय भोलेनाथ। जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबितां भुजंग तुंगे मालिकाम डमट 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 निनाद वड्ड वरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। कल हमने किरण की बुक से मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 किया था और आज हम करेंगे दूसरा प्रैक्टिस सेट, और ये आपकी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस सेट लगी है। जो दूसरी बुक है उसमें से हम बेसिक क्लियर करते हैं, यहां से हम क्या करते हैं प्रैक्टिस। ये बहुत अच्छी किताब है, पीडीपी मैंने टेलीग्राम पर कल डाल दी थी। क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके जो है ना बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमें जो है ना आपका मोबाइल नंबर चाहिए है, आपसे बात करनी है। देखो, किसी भी बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो आर्थिक रूप से कमजोर हो सकता है, उसको कोई और मदद की जरूरत हो सकती है, तो या किसी बच्चे को किसी सेशन पर डाउट है, किसी क्वेश्चन पर डाउट है, वो मेरे पास शेयर नहीं कर पाता, क्वेश्चन लिखने में भी आपको दिक्कत होती है, मैं समझता हूँ। तो मैं बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान कर दूंगा। आप लोगों को मैं व्हाट्सएप नंबर आपका मैं अपना शेयर कर दूंगा, एक नया नंबर में लाऊंगा परचेज करके, और उसमें व्हाट्सएप चलाकर मैं आप लोगों के लिए स्पेशल चैनल के लिए वो मोबाइल नंबर आपको दे दूंगा। ठीक है, तो धीरे धीरे हम ग्रो करने लग रहे हैं। सारी चीजें एक साथ इकट्ठी नहीं हो सकती, क्योंकि ऑफिस में टाइम मेरा ज्यादा निकल जाता है, 9 से 5 ड्यूटी होती है, तो उसके बाद फिर मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को अच्छा जो है कंटेंट देने की, वीडियो बनाने की, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो आप मेरी प्रॉब्लम को भी समझो। तो मेरे पास जितना कम समय ना इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस मैं दे रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 100% दूं। और आपका ये जो है ना जल्द से जल्द आपके 20-21 दिन बचे हुए ना, इसमें आपका ये प्रैक्टिस सेट भी मैं खत्म करवा दूंगा। और जो हमने वो बुक शुरू की थी उसमें से भी आपके अलजेब्रा, मेंसुरेशन और एक दो चैप्टर छोटा सा रहता है, वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करवा दूं। बहुत जल्द आपको सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, थोड़ा सा आप वेट करिए। चलिए अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। देखो, आपका ये पेज नंबर रहेगा 38 और हम इसमें से करेंगे मैथ, और क्वेश्चन नंबर रहेगा 41। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कुछ किताब में जो दे रखे हैं वहां से उठा लेना, ठीक रहेगा तरीका। जैसे ये क्वेश्चन हमारा दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री का, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा 5 है, तो बी कोस थीटा माइनस ए साइन थीटा 3 के बराबर है। तो ए और बी के बीच में क्या संबंध है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है दोनों तरफ स्क्वायर कर देना, जैसा कि किताब में दे रखे हैं। ठीक है, अब ये मत कहना सर किताब में एज इट इज आपने करवा दिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करवाने के ऐसे ही होते हैं। देखो, इसको हम क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है, इस तरीके से स्क्वायर करके इनको जोड़ना है, बस ये काम कर देना इस तरीके से। इस तरीके से जब हम इसका स्क्वायर करेंगे ना तो ये आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ये इस तरीके से बन जाएगा, प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से ये बचेगा ए स्क्वायर को स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये बचेगा बी कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा। यहां से हमने ए कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। यहां से हमने बी कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ये आपको लिखाई में थोड़ा सा ऐसा दिखता होगा, बड़ा क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा है, इसको ये 1 के बराबर होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमने यहाँ पर स्क्वायर किया था किसके बराबर 25, और 3 का स्क्वायर कितना 9, इनको जोड़ना था तो किसके बराबर था 34 के बराबर। ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखो भाई, उसमें है ना सेम तरीका रहेगा, हमने कल भी ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें पूछ रखा था मूलधन क्या होगा। अब की बार यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रखी है। देखो, यहाँ पर 3 साल में राशि कितनी हो जाती है, x% की दर से इतनी हो जाती है। हो जाने का मतलब होता है मिश्र धन, जिसमें ब्याज भी होता है, इतनी हो जाती है। और 7.5 साल में इतनी हो जाती है, तो इसका गैप ले लेंगे। टोटल 7.5 साल में जब इतनी हुई और 3 साल में इतनी हो जाती है, तो इसमें माइनस कर देंगे 7.5 में से। अगर मैं 3 माइनस करूंगा साल तो 4.5 वर्ष बचेंगे, जो कि यहाँ पर है 4.5 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, यहाँ से हम 5472 यहाँ से माइनस कर देंगे। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 1400 क्या आ जाएगा 68। ये क्या है 3 साल का ब्याज है जो मैंने यहाँ पर लिख दिया, सॉरी ये है 4 से 1/2 वर्ष का 4.5 साल का ब्याज आ जाएगा। 4.5 साल को 9/2 वर्ष लिख सकते हैं। 9/2 वर्ष का साधारण ब्याज है 1468। 1 साल का हो जाएगा यहाँ पर गुणा में 2/9, और 3 साल का हो जाएगा 972। 972 3 साल का ब्याज है। अब आपको पता चल गया साधारण ब्याज 3 साल का पता है, 3 वर्ष समय दे रखा है, यहाँ से मूलधन निकाल सकते हैं। यहाँ से 972 आपने माइनस कर देना, ये 3 साल का ब्याज इसमें से, क्योंकि मिश्रधन क्या होता है, ब्याज होता है, जिसमें ब्याज और मूलधन मिलाकर मिश्रधन बनता है। तो यहाँ से 4500 रुपए मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन आपको यहाँ से पता चल गया कितना है 4500 रुपए। मूलधन पता है, समय पता है, ब्याज पता है, तो 3 साल का निकाल देना। 972 रुपए ब्याज है 3 साल का, गुणा में 100 बटे में मूलधन, गुणा में यहाँ पर समय, फार्मूला यूज करना है, 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 43 औसत का है। किसी कक्षा में 2 वर्ग हैं ए और बी, जिनमें क्रमशः 38 और 42 छात्र हैं। यदि ए वर्ग के छात्रों का औसत वजन 55 किलोग्राम और बी वर्ग के छात्रों का औसत वजन 32 किलोग्राम है, तो बताना है कक्षा में सभी का छात्रों का औसत वजन क्या होगा। देखो, इस औसत वजन को हम कैसे निकाल सकते हैं, ये निकालेंगे जब आपको पता है एक कक्षा में छात्र हैं 38 और औसत वजन है इनका 38 छात्रों का 55, तो हम इसको गुणा कर देते हैं। 38 और 55 को हम गुणा करते हैं तो कुल वजन आ जाएगा 38 छात्रों का कुल वजन।
इसी प्रकार हम 42 छात्र हैं और औसत है 32, गुणा करेंगे तो कुल वजन यहाँ से इसका आ जाएगा बी कक्षा का, और सभी का जोड़ देंगे, ए कक्षा का और बी कक्षा का, यानी कि 38 और 42 टोटल मिलाकर कितने हैं, 80 छात्र हैं, इनसे डिवाइड कर देंगे, औसत वजन आ जाएगा पूरी कक्षा का। जैसे इसको हम करेंगे सोल्व तो इसको गुणा कर देना, ये हो जाएगा 2090 प्लस इसको हम गुणा करते हैं तो 1344, इसको डिवाइड करना है 80 से, इनका योग हो जाएगा 3434, डिवाइड कर देना 80 से, आंसर क्या जाएगा 49.925, ये हो जाएगा औसत वजन। इस तरीके से निकालते हैं सवाल को। क्वेश्चन नंबर 44 प्रॉफिट एंड लॉस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मैंने जो बेसिक दो दूसरी किताब से प्रॉफिट एंड लॉस करवा रखा है उसमें भी मैंने करवाया था। देखो ट्रिक से करेंगे, 4% आने पर एक वस्तु बेचता है, यहां लिखेंगे 4% आने, ध्यान से समझना सवाल आएगा। 4% आने का मतलब है माइनस में लिखेंगे, ठीक है, 4% हानि, ये लिख दिया, इस पर बेच देता है। अब कहता है वो अगर उसे 120 रुपए अधिक में बेचता तो 8% का लाभ होता, तो यहां पर प्लस में लिखेंगे 8%। 120 रुपए कितने में अधिक में बेचता तो यहां लिखेंगे 120। मैंने क्या बताया था उसमें, जब भी आपका यहाँ पर एक बार आने एक बार लाभ होता है तो इसको जोड़ देते हैं, 8 और 4 12। अगर यहाँ पर भी आने होती ना माइनस का तो इसको माइनस कर देते, तो इसको जोड़ देंगे तो किसके बराबर लिख देना, 120 के बराबर, 1% की वैल्यू बटे 12 और 100% की वैल्यू, सीधा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका। यहाँ से इजिली आप निकाल सकते हो कॉस्ट प्राइस, 12 से काट देना, 1000 रुपए कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, वस्तु कितने में खरीदी है 1000 रुपए में। इस तरीके से सवाल यहां तक भी पूछ सकता था वो कॉस्ट प्राइस, अब इस थोड़ा है एक्सटेंड कर दिया सवाल को, इसमें पूछता है कि 11% लाभ प्राप्त करना है तो कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल है, इसका 11% निकाल कर इसमें जोड़ देना तो आंसर आ जाएगा। तो 1000 का 11% कितना होता है 11, 1000 का अगर हम 11% निकालते हैं, इसमें निकाल कर देख लेना, ये हो जाएगा सॉरी 110 हो जाएगा, तो इसमें जोड़ देना 110, कितना बन जाएगा ये 110, 1110, ये आंसर हो जाएगा, इतने रुपए में बेचनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पर आपको मूलधन बताना है, क्या होगा, सिंपल सा है बिल्कुल, आपको पता है सारी चीजें गिवन है। और मूलधन कैसे निकालते हैं, ब्याज गुणा में 100 बटे में दर गुणा में समय, 7600 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। मूलधन कितना आ जाएगा 7600, इसको काट देना, 8 5 40, 0 से 0 काट देना, ये हो जाएगा 4 7 28, 4 6 24, 0, 7600 आ जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, देखो भाई ये क्वेश्चन दोबारा आया है, और ये आपका जो सीईटी का मेंस का ग्रुप 56-57 का जो पेपर हुआ था ना उसमें भी आया था। इस सवाल को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ध्यान से समझना है, इसको याद कर लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से, मैं कैसे समझा रहा हूँ। देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जब बड़ी से बड़ी की बात करता है तो इसका मतलब समझ जाना एचसीएफ निकालना है, छोटी से छोटी संख्या की बात करता है तो एलसीएम निकालना होता है। तो यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है 2675 और 2320 को अगर उस बड़ी से बड़ी संख्या को उससे डिवाइड करेंगे ना, उस संख्या से डिवाइड करने पर 5 शेष बचना चाहिए, यहाँ पर 6 शेष बचना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से तो जो शेष बचेगा ना उसको यहाँ से माइनस कर देते हैं, यहाँ से 6 बचेगा तो इसको माइनस कर देंगे, अब संख्या आपके पास ये हो जाएगी। अब इनका एचसीएफ निकालना है और उत्तर आ जाएगा। एचसीएफ मैंने बता रखा है कैसे निकालना है, इस बड़ी को छोटी से डिवाइड करते हुए चलेंगे जब तक नीचे 0 ना आ जाए, और लास्ट में आपका बचेगा 178, यहाँ से क्या हो जाएगा, यही आपका एचसीएफ। और ये एक ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जो 2675 को इससे डिवाइड करोगे ना तो 5 शेष बचेगा, जब 2320 को 178 से डिवाइड करोगे तो 6 शेष बचेगा। ये है सवाल, इसको ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का बेस्ट क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर काम को 120 दिन में करते हैं, बी और सी 150 दिन में, सी और ए मिलकर 200 दिन में कार्य कर देते हैं। तो बताना है कि बी अकेले उस काम का 2/5 हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो एलसीएम ले लेना 600, ये आ जाएगा कुल काम, तो ये हो जाएगा 12 5 60, एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से कितनी 5 और 15 चौका 60 और 20 दिया 60, दो बार आए हैं तो 2 कॉमन ले लेना इस सवाल में, ये हो जाएगा ए और बी और सी की जो एफिशिएंसी है 12 और 2 से काट देना, 2 6 12। इसका मतलब क्या है, ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 टेबल बनाते हैं, 600 कुल टेबल हैं, 600 में से कितना काम कराना है, बी द्वारा 2/5 हिस्सा करवाना है, तो इसका मतलब 240 टेबल बनवानी है बी से। और बी एक दिन में कितनी बनाता है, कैसे निकालेंगे, देखो सी और ए मिलकर 3 टेबल बना देते हैं तो तीनों मिलकर 6 बनाते हैं, तो इसका मतलब यहाँ से 3 एफिशिएंसी ए और सी की माइनस करेंगे तो बी अकेला एक दिन में 3 टेबल बनाता है, तो 240 को कितने दिन में बना देगा, 3 8 24, 80 दिन में बना देगा। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, किसी वस्तु के मूल्य पर 20% का डिस्काउंट, वस्तु का मूल्य अगर x रुपए है तो इसका जो 20% डिस्काउंट होता है ये बनेगा 20% डिस्काउंट, जो कि उसी वस्तु के मूल्य के 25% के डिस्काउंट के बराबर है। यहां से सवाल ऐसे बनेगा, तो बताना है दोनों वस्तुओं का मूल्य क्या होगा, क्रमशः यहाँ से इस 0 से 0 काट देंगे तो 5 से काट देना, 5 चौका 20, ये हो जाएगा 5 5 25, ये दूसरी वस्तु का मूल्य y मान लेना, यहाँ पर दोनों x नहीं मानने, ठीक है।
ये वस्तु आ जाएगी x/y इज इक्वल टू 5/4, यानी कि पहली वस्तु और दूसरी वस्तु कितने रेशियो आ जाएगा, 5:4। ऑप्शन में यहां से देखेंगे तो 5:4 कहां पर बनता है, ये बन जाएगा 50 और 40। तो वस्तु का मूल्य जो रहेगा पहली वस्तु का तो 50 रुपए, दूसरी वस्तु का 40 रुपए। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 मेंसुरेशन का सवाल है। एक त्रिभुज आकार पारक की भुजाएं ये दे रखी हैं, तो बताना है कि यदि उसका क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल एक समचतुर्भुजाकार के मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, तो जिसका इस समचतुर्भुज का क्या है, एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है 60 मीटर, तो हमें बताना है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। इसकी लंबाई मान लेते हैं 60, ये दे रखी है 60, तो इसकी बतानी है क्या होगी। तो इसका एरिया बराबर है। अब पता कैसे लगाएंगे, इस त्रिभुज है कैसे, ये आपकी संपूर्ण त्रिभुज बनेगी। कैसे पता चलेगा, जब हम 96 का स्क्वायर और 110 का स्क्वायर, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, विकर्ण के बराबर होता है स्क्वायर के, 146 का स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर समकोण त्रिभुज में। ये हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 1/2, आधार 110 और ऊंचाई कितनी होती है 96, ये होता है आधार गुणा में ऊंचाई। और इसका एरिया किसके बराबर दे रखा है, इसके एरिया के बराबर इसका कितना एरिया होता है, 1/2। और इस भुजा, एक भुजा तो विकर्ण हो जाएगा कितना 60 का, और दूसरा विकर्ण हो जाएगा, मान इसको D2 मान लेते हैं, ठीक है, इसके बराबर ये इसका एरिया होता है। यहां से निकाल सकते हैं हम D2 की सीधा 1/2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 से इसको काट देना, 6 एकम 6 और 6 को 6 को 36, तो 11 और 16 को गुणा करेंगे, 16 एकम 16, 16 एकम 16 और 176 मीटर आ जाएगा। यानी कि जो हमें यह भुजा निकालनी थी, ये वाला विकर्ण, तो कितना हो जाएगा 176। ये है निकालने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 50, एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, वह 2/3 खिलौनों को 35% के लाभ पर और शेष खिलौनों को 10% के लाभ पर बेचता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता दूं जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चनों को निकाल सकते हो। जो बच्चों का मैथ अच्छा है ना, उनके लिए ये ट्रिक काम करेगी, और मैं बेसिक भी बताऊंगा, देखो चिंता ना करो। देखो पहला है ट्रिक क्या है, देखो 35% का लाभ होता है, ठीक है, और शेष खिलौनों पर 10% हानि होती है। तो यहाँ पर हानि होती है, यहाँ पर लाभ होता है, तो कुल लाभ बताना है। तो कुल लाभ हम यहाँ से ऑप्शन से उठा लेते हैं, मान लेते हैं 20% का कुल लाभ है, ठीक है, ये मान लिया हमने 20% का कुल लाभ है। तो जो एलिगेशन लगाएंगे ना यहाँ से, जो आएगा रेशियो, वो किस अनुपात में आना चाहिए, 2/3 खिलौनों को, यानी कि 3 में से 2 खिलौने उसने बेचे हैं, 35% है यहाँ पर, 35% के लाभ पर। और जो बाकी कितने बच गए, बाकी यहाँ से 3 था, 3 में से 2 बेच दिए, यहाँ पर बाकी बच गया 1 खिलौना। तो इनका रेशियो जो निकालेंगे ना एलिगेशन से, वो 2:1 आना चाहिए। देखो 35 में से 20 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब 20 में से ये माइनस करेंगे, तो 20 माइनस का 10 कितना हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 30। तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, यहां से रेशियो बन गया 2:1 में आ जाएगी। तो इसका मतलब ये राइट आंसर है 20%। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो सवाल को। अब मैं बताता हूं दूसरा तरीका, जो एक्चुअल में हम इस क्वेश्चन को कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को निकालने का ये तरीका देखते हैं। देखो 2/3 भाग का मतलब होता है 2/3, कुल 300 मान लेते हैं टोटल, यहाँ पर आसानी से हम 35% निकाल पाएंगे। कुल है 300 रुपए, ठीक है, वह 2/3 खिलौनों को, इस 300 का अगर मैं 2/3 करता हूं तो कितना आता है मेरे पास, 200 आ जाएगा। यानी कि 200 खिलौने वो किस पर बेचता है, 35% के लाभ पर बेचता है। तो इसका 200 का 35% निकाल कर इसमें ऐड कर देना, 35 दूनी 70, तो 70 ऐड करेंगे, तो इसका मतलब वो 270 रुपए में उसको बेचता है खिलौनों को। कितने खिलौनों को बेचता है, 2/3 मतलब 200 को। अब बाकी कितने बच गए खिलौने, 100 खिलौने बच जाते हैं, उसे 10% हानि पर बेचता है। तो इसका 10% निकाल कर देख लेना, 10 आ जाएगा, 10 माइनस कर देना इसमें से, तो ये आ जाएगा 90। तो यानी कि 100 खिलौनों को वो 90 रुपए में बेचता है। अब देखो 270 में बेचा है और 10 में बेचा है, टोटल मिलाकर 990 आएगा भाई, यहाँ पर 90 रुपए में बेचता है। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 रुपए में कुल खिलौनों को बेच देता है। सेलिंग प्राइस, खरीदे कितने में थे, 300 में वो खरीदता है, बेचता है 360 में टोटल। यहां से 60 रुपए का प्रॉफिट यहां से लेता है, कुल 300 रुपए पर कितने परसेंट है, यहां से भी आप निकाल सकते हो, 20% ही आपका आंसर आएगा। दोनों तरीके आपके अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 51, दो ट्रेन है, ये ए है ये बी है, एक दूसरे की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती हैं। जब एक दूसरे की ओर आती है ना, इस तरीके से आती है, तो सापेक्ष चाल उसमें क्या होती है, जुड़ जाती है, यानी कि 60 और 50 110, ये हो जाएगा कुल सापेक्ष चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा। और सवाल में पूछ रखा है, उनके मिलने से पहले तेज गति से चलने वाली ट्रेन ने धीमी चाल वाली ट्रेन से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की थी,
तो ए और बी के बीच की दूरी बताना है। कैसे हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं? ट्रिक से करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 60 और 50 को योग कर दिया तो कितना आया 110, और इनका डिफरेंस नीचे लिखेंगे, 60 और 50 का डिफरेंस गुणा में जो अधिक चल चुकी है ट्रेन 110 किलोमीटर, वहां यहाँ गुणा कर देंगे 110 किलोमीटर। यहाँ से कितना आ जाएगा 10 काट देंगे इससे, तो 11 और 110 को गुणा कर देना 1210, ये आंसर हो जाएगा 1210 किलोमीटर की ये दूरी आ जाएगी। डायरेक्ट आपने आंसर निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर 52, दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है, ऐसे लिखेंगे 9:5 इस तरीके से। यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है और छोटी संख्या से 4 घटाया जाता है तो जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या से 2 गुनी हो जाएगी, यानी छोटी संख्या से 2 गुना हो जाएगी। बस यहाँ से x की वैल्यू निकाल कर पुट कर देंगे तो बड़ी संख्या बता हम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 9x + 8 इज इक्वल टू, इसको गुणा करेंगे 2 5 10 x - 2 चौके 8, यहाँ से x को इधर लेकर जाएंगे तो x इज इक्वल टू 16, और यहाँ से हमें बड़ी संख्या बतानी है, बड़ी संख्या 9x है तो x की वैल्यू इसमें 16 रख देना, तो 16 निमा कितना होता है 144, तो बड़ी संख्या डायरेक्ट आ जाएगी 144, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, 2-3 बार इसको करके देख लेना क्योंकि ये तो सवाल ही ऐसा है। देखो 5 साल पहले ए बी और सी की आयु का अनुपात 4x + 5x + 7x ये था, ठीक है। उनकी वर्तमान आयु का योग 135 वर्ष है, तो मैंने वर्तमान आयु का योग निकाल दिया। वर्तमान आयु कैसे निकाली? देखो 4x अनुपात था और वर्तमान आयु 5 साल पहले की आयु थी ये 4x, और 5 इसमें ऐड कर दिया, तो हर उसमें मैंने क्या कर दिया, तीनों की आयु में 5-5 ऐड कर दिया, तो यहां से टोटल जोड़ दिया 7x 5x 4x 16x प्लस में 5 और 5 10 और 5 15, तीनों की आयु 5 साल के बाद 15 साल हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि वर्तमान में अब इतने साल के हो जाएंगे। तो 16x इज इक्वल टू 135 में से 15 माइनस कर देना तो 120 बचेगा, ये लिख दिया मैंने, तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या कहता है, बी और सी की 3 साल की बाद की आयु का योग बताना है, तो बी और सी देखेंगे, यहाँ से बी कितना है 5x + 5, तो ये लिख दिया मैंने 5x + 5, सी कितना है वर्तमान में 7x प्लस में 5, ये वर्तमान की आयु है बी और सी की, लेकिन 3 साल के बाद इसकी आयु 3 साल बढ़ेगी बी की, और इसकी भी आयु बढ़ेगी 3 साल, तो ये इस तरीके से मैंने 3 ऐड कर दिया, तो 7 और 5 12x प्लस में 8 और 8 16, x की वैल्यू 120 है, तो यहाँ लिखेंगे 112 गुणा में 120 बटे में 16, 4 चौके 16 और 4 तिये 12, 0 4 से काटेंगे 4 तिये 12, और इसमें ऐड कितना करना है, ये हमें 16 और ऐड करना है, यानी कि 90 प्लस में 16, डायरेक्ट आंसर 106 वर्ष, ये आ जाएगा। ध्यान से करना है इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 54 देखो भाई, जियोमेट्री का क्वेश्चन है, ये एंगल आपका 52 डिग्री है, तो ये एंगल आपने बताना है कि ये एंगल क्या होगा। देखो जब भी ऐसा पूछा जाता है तो हमें x का मान बताना है, समद्विभाजक आपके कोणीय क्या रहेंगे, ये b और c समद्विभाजक 2 हैं, और इसका एंगल हम बता सकते हैं 90 डिग्री में से ये जो 52 डिग्री है ना, कोण a 52 डिग्री का आधा माइनस करना है, बस 2 दूनी 4 2 6 12, इसमें से ये माइनस कर देना, 10 में से 6 गया 4 और 8 में से 2 गया 6, 64 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो एंगल ये कितना बचेगा, एक्स एंगल कितना हो जाएगा 64 डिग्री, ध्यान से इसको याद कर लेना, इस तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, एक कार का मूल्य में 5% की बजाय इसको 25% मानकर चलना है आपने, ठीक है। यहाँ पर मिस प्रिंट हो रहा है, कार के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, तो मैंने प्लस में लिख दिया, तो बिक्री 16% कम होती है, तो माइनस में लिख दिया कम होती है, तो कुल राजस्व पर पड़ने वाले प्रतिशत प्रभाव की गणना करनी है, तो 25% को 1/4 लिख देंगे। 4 रुपए की अगर कार है तो वो कितनी हो जाती है, 5 रुपए की हो जाती है। 16% को फ्रैक्शन में लेकर आएंगे तो 16/100 करते थे, 4 चौके 16 और ये 25 रुपए मूल्य है, तो अब कितने, पहले बिक्री होती थी 25 कारों की, अब कितनी होती है 4 कम, यानी कि 21 कारों की बिक्री होती है, इस तरीके से, ठीक है। तो 25 कार बिक्री होती थी, 4 मूल्य था, तो 25 चौका 100 रुपए की थी, अब कितने की है वो 105 रुपए की, तो 5 रुपए यहाँ पर बढ़ जाता है मूल्य, तो कितना था पहले 100 था, तो गुणा में 100 कर देना, इस तरीके से आप पाओगे 5% की वृद्धि होती है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैथ का पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम शुरू करते हैं रीजनिंग का पोर्शन। आपका 37 नंबर पेज रहेगा और क्वेश्चन नंबर 31 से शुरुआत होते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखो, मैंगो को ये लिख दिया, एप्पल को ये लिख दिया, तो इसको क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर क्या किया गया है, इसमें 4 अल्फाबेट को आगे किया गया है, जैसे एम है ना, एम के बाद इसने यहाँ पर एम को क्या लिख दिया, क्यू लिख दिया, तो एम एन ओ पी और ये फिर लिख दिया क्यू, तो यहाँ पर 4 बढ़ा दिया आगे अल्फाबेट को। इसी प्रकार ए को इसने ई लिख दिया है, यानी कि ए के बाद आता है बी सी डी और ई लिख दिया, तो यहाँ पर इसने फिर 4 बढ़ा दिया। इस तरीके से हम तो करते हुए चल रहे हैं, तो इसको भी ऐसे ही कर देंगे। जी के बाद क्या आ जाएगा के, जी एच आई जे के बाद ये के आ जाएगा, इस तरीके से। यू को फिर वाई लिखेंगे, यू वी
यू के बाद क्या है वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है, ये चौथा नंबर का आ जाएगा, चार यहाँ पर अल्फाबेट बढ़ा देंगे, इस तरीके से इसको क्या लिख देंगे, ये लिखा जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, जब भी आपको ऐसी श्रृंखला दे रखी है तो गैप देखेंगे, ये 4 का, ये 9 का, ये 16 का, यानी कि 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये जो गैप बनेगा ये 25 का बनेगा, जो कि 5 का स्क्वायर होगा, तो इसमें ऐड कर देते हैं, 5 और 4 9 और 3 और 2 5, तो 59 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, ये भी आपका किस तरीके से करेंगे, देखो ये आपके साथ है ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ये उत्तर है, ये दाया है और ये हो जाएगा बायां। कैसे बैठाएंगे इसको, देखो शुरुआत कहां से करेंगे, पी लास्ट से मैंने बताया, लास्ट से शुरुआत करनी है हमेशा। देखेंगे पी जो एकदम दाएं है, बस ये स्टेटमेंट है, पी एकदम जो दाएं है, तो पी दाएं तौर पर बैठा है तो यहां पर बैठेगा पी। इसके बाद यहां से देखेंगे ओ के ठीक दाएं बैठा है, पी जो है वो बिल्कुल दाएं बैठा है और ओ की दाई साइड में है, तो ओ की दाई साइड कौन सी हो जाएगी, ये वाली, तो ये दो बैठ गए यहां पर। अब देखते हैं आर ओ और आर और ओ के बीच में क्यों बैठा है, आर और ओ के बीच में क्यों बैठा है, इसका मतलब यहाँ पर क्यों आ जाएगा, यहाँ पर आर हो जाएगा, ये बीच में बैठा देंगे। तीन और बैठाने हैं, वो कैसे बैठाएंगे, देखिए टी के ठीक दाएं यू बैठा है, आर और ओ के बीच में ये बैठा दिया, पी जो एकदम दाएं हो जाता है, ठीक है। आर के ठीक बाएं एस है, तो आर के बाएं ठीक एस है, तो ये पर एस बैठा दिया। और इसमें दे रखा था टी के ठीक दाएं यू बैठा है, तो टी का दाया कौन सा हो जाएगा, टी का दाया ये हो जाएगा यू, यहां पर बैठेगा यू। इस तरीके से आपने इनको बैठा देना है। अब पूछ क्या रखा है, पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, आर बैठा है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखो भाई, वेन डायग्राम के हिसाब से इसको करेंगे। कथन दे रखा है कुछ बिल्लियां पशु हैं, तो कुछ बिल्लियां पशु हैं, ये रे पशु, कुछ बिल्लियां हमने निकालकर पशु बना दी, ठीक है, इस तरीके से। सभी पशु पौधे हैं, तो जितने भी ये पशु है ना, ये जो लिए हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, ये पौधे में आते हैं, ये पौधे बना, ठीक है। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है, सभी बिल्लियां पौधे हैं, तो ये जो बिल्लियां हैं सारी बिल्ली, क्या ये पौधे हैं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ बिल्लियां पौधे हैं, ये है निष्कर्ष। तो लेकिन इसमें दे रखा है कि सभी बिल्लियां पौधे हैं, तो सभी बिल्लियां क्या है, पौधे नहीं है, तो पहले वाला कैंसिल हो जाएगा। दूसरा देखोगे, देखो कुछ पौधे बिल्लियां हैं, तो इस पौधों में से कुछ बिल्ली हैं, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल ठीक है ये तो। तीसरा नंबर देखो कुछ पौधे पशु हैं, देखो ये सभी पौधे हैं और इन पौधों में से कुछ पशु हैं, ये रे पशु, बिल्कुल ठीक है, ये भी आपका सेटिस्फाई करता है निष्कर्ष तीसरा। चौथा निष्कर्ष देखो सभी पशु बिल्लियां हैं, तो जितने भी आपके ये पशु हैं, ये वाले पशु, क्या ये सभी बिल्लियां हैं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ पशु बिल्लियां हैं, ये तो होता तो बात बनती, लेकिन इसमें क्या रखा है कि सभी पशु बिल्लियां हैं, ये सभी पशु बिल्लियां हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब आपके दो निष्कर्ष निकलेंगे, इसमें जो सही है वो हो जाएगा आपका केवल निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 3 अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखो भाई, यहाँ पर बताना है क्या आएगा, देखो आई के बाद यहाँ पर लिखा गया है एम और एम के बाद यहाँ पर एन लिखा गया है, एन के बाद एस, तो यहाँ पर हर अल्फाबेट में 5 की वृद्धि होती है, तो इसी प्रकार यहाँ पर एक्स आ जाएगा प्लस 5 की वृद्धि हो जाएगी। तो इसी प्रकार हर ओ के बाद टी और टी के बाद वाई और वाई के बाद डी, डी में कितनी हो जाएगा 5 की वृद्धि। इसी तरीके से आपने आंसर निकाल देना, इजी है, आप कर सकते हो। इससे भी आसान आ जाएगा 38वां क्वेश्चन आपको, देखो पी एच ई एन वाई एल का कोड दे रखा है, बस पी का मान देखो नीचे क्या है, 9 लिख दिया, पी को, एच को 11 लिख दिया, ई को ये लिख दिया, तो बताना है सी ओ एल ओ एन ई एल का कोड क्या होगा। बिल्कुल देखो कॉलोनी का कोड जब ये दे रखा है ना, तो सी ओ एल ओ तो आ जाएगा 6 12 13, बिल्कुल आसान हो जाएगा। बस एन का उठाना है, एन का क्या हो जाएगा, एन का भी आपका दिया जाएगा 12, 6 12 फिर 13 फिर 12, ठीक है। और ई का उठाना है, ऊपर से उठा लेना, पी एच ई तीसरे नंबर का आ जाएगा 17। तो इस तरीके से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। तो इसका दो ऑप्शन, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 38वां क्वेश्चन है ना, तो 38 का हो जाएगा 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। दर्पण वाला क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए ना, तो इस दर्पण वाले क्वेश्चन को पता है कैसे करना है, जैसे मानकर चलिए मेरे पास एक ये पेज है, इसके ऊपर मैंने आपको ये दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल एज इट इज, ठीक है, मैंने इसके ऊपर लिख दिया। अब इसमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है कि इसकी दर्पण में ये कैसा दिखाई देगा। अब दर्पण में तो दिखाई देता ना, तो इसका इसको ऐसे लिखकर ऐसे रिवर्स करना होता है, ऐसे इस प्रकार, तो ये दिखाई देगा आपको। अगर आपको कोई भी चीज समझ में ना आए ना वहां पर उस टाइम पर, तो आपने क्या करना है, एक पेज लेना है और उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा
दबाव देकर लिख देना, और उसके पीछे जब आप ऐसे लिख देखोगे ना, लाइटिंग तो होती है वहां पर, तो ऐसे दिखाई दे जाएगा आपको इस तरीके से। उसके ऊपर पेन चला के देख लेना या ऐसे मिला के देख लेना, तुरंत आपका आंसर बिल्कुल राइट और स्टिक बैठेगा। ठीक है, तुक्का नहीं लगाना है, 1 नंबर आपका पक्का बनेगा इससे। देखो इस तरीके से लिखना है और आपको रिवर्स कर देना है। ऐसे ही एग्जाम में करके देखते थे हम, जब हम एग्जाम देते थे ना, तो नीचे से ऐसे क्वेश्चन आते थे, तो प्रेशर देकर ऐसे लिख देते और जल्दी से जल्दी आंसर निकाल देते हो। ये रहा आंसर, देखो इतना ही आएगा, 3-4 अंकों का ऐसा दे देगा और बताना होता है। कोई आकृति दे देगा तो भी ऐसे ही बताना होता है। इसका तरीका आप इस तरीके से कर लेना, या ऐसे देखकर भी आप कर सकते हो। जैसे मान लिया G79YWR, इसको रिवर्स करूंगा तो मैं इस तरीके से दिखाई देगा। इमेजिन करके, कल्पना करके भी माइंड में निकाल सकते हो। 1 नंबर आपका फ्री का बनेगा। 40 नंबर तो है ही आपका फ्री का, 40वां क्वेश्चन। इस शब्द से प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता? यहाँ पर देखेंगे एक यहाँ पर कहां पर आया हुआ है, हेट, HATE, ए का प्रयोग इसमें कहीं भी नहीं हुआ है इस ऊपरले शब्द में, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 40 का हो जाएगा 3, HATE। इस तरीके से आज हमने रीजनिंग का सभी पोर्शन और मैथ के सभी पोर्शन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना है, और किसी प्रकार का कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। लिख देना जय भोलेनाथ।